तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल में लास्ट क्लास में इम्पल्स किया था और इम्पल्स के बाद इम्पल्सिव फोर्स के कुछ क्वेश्चंस किए थे, फिर स्प्रिंग मास सिस्टम देख रहे थे। ठीक है, जिसमें स्प्रिंग के साथ दो ब्लॉक अटैच्ड हो तो कैसे रिड्यूस्ड मास लेके क्वेश्चन को आसान बनाया जा सकता है। याद आया कुछ? बोलो, याद आया कुछ? बोलो, समझ आया कुछ? लास्ट क्लास का कुछ याद आया? मैं ये पूछ रहा हूँ। मैंने बोला लास्ट क्लास का कुछ याद आया? नोटबुक में देख रहे हो तुम लोग ये हाँ सर, वाला, बस सेक्शन देख रहा सर। है ना? तो इसमें देखो मैंने लिखा था टाइप ए, जब दो ब्लॉक है और किसी एक को वेलोसिटी दिया तो मैक्सिमम एक्सटेंशन या मैक्सिमम कंप्रेशन निकालने वाला। ठीक है, वैसे ही दूसरा टाइप, अगर हम फोर्स लगाएं किसी एक ब्लॉक पर तो मैक्सिमम एक्सटेंशन या कंप्रेशन कैसे निकालते हैं। जैसे ऐसे समझो, ये एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है। इसमें ये ब्लॉक मान लो M2 है, ये ब्लॉक मान लो M1 है। इस पर कोई फोर्स F1 इधर लग रहा है। इसके बीच का स्प्रिंग कांस्टेंट K है। सो फाइंड मैक्सिमम एक्सटेंशन इन स्प्रिंग। समझ आया? सिनेरियो समझ आया? पिछले टाइप में क्या था कि किसी एक ब्लॉक को वेलोसिटी दिया था। इसमें क्या है, किसी एक ब्लॉक को या दोनों ब्लॉक को फाइनली देखा था ना, कुछ भी हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। लास्ट में देखो शॉर्टकट में सारे पॉसिबिलिटी देख लिए थे ना। एक को वेलोसिटी दे, दोनों को दे, दोनों को सेम डायरेक्शन में, दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में दे, कैसे करेंगे। तो जैसे इसमें एक ब्लॉक को वेलोसिटी दिया, वैसे ही इस केस में ब्लॉक पर फोर्स लगा रहे हैं। दोनों सिनेरियो में डिफरेंस समझ आया? डिफरेंस क्या है? बोलोगे कुछ? तुम लोगों से बात करना बेकार है। नो, बस केवल कॉपी कर सकते हो, करते रहो, मैं सॉल्व करता रहता हूँ। चलो,
एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ये हो जाएगा F1 अपॉन M1 प्लस M2. So let's draw free body diagram in the frame of center of mass. सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा अब देखो. तो पूरे सिस्टम का एक्सीलरेशन ए आगे है सेंटर ऑफ मास का, तो इसको हमने M2 बोला और इसको हमने M1 बोला था. और इसको हमने फोर्स F1 बोला था. तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में देखेंगे तो एक स्यूडो फोर्स M2A इधर लगेगा, एक स्यूडो फोर्स M1A इधर लगेगा और F1 इधर लगेगा. अब सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से ये ब्लॉक अपनी जगह से मान लो X1 आगे गया और ये ब्लॉक अपनी जगह से X2 आगे गया, तो X1 प्लस X2 और X1 आगे जाके और X2 आगे जाके अगर रुक गया तो X1 प्लस X2 इज इक्वल टू मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा. पहली चीज. और दूसरा at the moment of maximum extension V1 is equal to V2 is equal to VCOM. That is velocity of one with respect to center of mass और velocity of two with respect to center of mass 0 हो जाएगा. इन दोनों बातों को यूज करेंगे तो हमारा काम चलेगा. So applying work energy theorem, in center of mass frame of reference, so work done by all the forces is change in kinetic energy. तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 0 फाइनल 0, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 ही होगा. वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, ऑल द फोर्सेस में क्या है, वर्क डन बाय F1 प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स प्लस वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स, इस सब का सम मिला के 0 होना चाहिए. तो F1 का वर्क डन क्या होगा, F1 X1 F1 X1. अच्छा, वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स तो माइनस M1A X1, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स पहले कह दो तो माइनस हाफ के X1 प्लस X2 का होल स्क्वायर, वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स माइनस M1A X1 और इसमें प्लस M2A X2, दिस विल बी इक्वल टू 0. ए क्या होगा,
तो F1 अपॉन M1 प्लस M2, तो वैल्यू पुट कर दो। F1 x1 माइनस हाफ के x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस M1 x1 ए की जगह F1 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M2 x2 ए की जगह F1 अपॉन M1 प्लस M2, दिस इज इक्वल टू 0। तो x1 यहाँ है, x1 यहाँ है, तो x1 कॉमन, ऐसा कर देते हैं इन दोनों में, इसमें और इसमें F1 x1 कॉमन, 1 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस F1 x2 M2 अपॉन M1 प्लस M2, दिस इज इक्वल टू हाफ के x1 प्लस x2 होल स्क्वायर। M1 प्लस M2 एलसीएम ले लोगे, M1 M1 कैंसिल, तो यही बचेगा, ध्यान से देखोगे। F1 x1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस F1 x2 M2 अपॉन M1 प्लस M2, दिस इज इक्वल टू हाफ के x1 प्लस x2 होल स्क्वायर। सो F1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 कॉमन, ये हो गया x1 प्लस x2 इज इक्वल टू हाफ के x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर। ये x1 प्लस x2 कैंसिल हो गया, तो एक x1 प्लस x2 बचा, ये हो गया ट्वाइस ऑफ F1 M2 अपॉन k टाइम्स M1 प्लस M2, यही मैक्सिमम एक्सटेंशन है x1 प्लस x2। So maximum extension is 2F1 M2 upon k times M1 plus M2, आंसर। कॉपी कर लो इसको, कॉपी कर लो। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ऑनवर्ड सारी चीजें आसान हो जाएगी, ये थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, समझ लो सबसे डिफिकल्ट तुम्हारा यही है, अब लाइफ आसान हो जाएगी। जल्दी कॉपी कर लो। सर थोड़ा और ऊपर करो ना, मेरे को पहले हाँ से सर, कॉपी थोड़ा करना और है। ऊपर वो स्टार्टिंग से लिखना है।
सर वो एट द मोमेंट ऑफ मैक्स एक्सटेंशन पे थोड़ा जूम इन कर सकते हो प्लीज, मतलब वो और उसके नीचे। बोल रहे हो? सर वो जो डायग्राम है ना उसके जो भी नीचे लिखा ना उसमें थोड़ा जूम इन कर सकते हो प्लीज। तो थोड़ा स्क्रॉल कर सकते हो प्लीज नीचे। क्या बोल रहे हो? सर स्क्रॉल कर सकते हो प्लीज नीचे। सर थोड़ा ऊपर। सर थोड़ा और। सर अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम के नीचे एग्जैक्टली नीचे क्या लिखा है वो W के साथ में? Work done by all forces is equal to change in kinetic energy.
हो गया, लिख लिया सबने? नो सर। सर वो जो आपने लिखा है एकदम फोर्थ लास्ट जो लाइन है उसमें f1 x1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, तो जो 1 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 का क्या? गधे, M1 प्लस M2 LCM लो, देखो क्या आता है। M1 प्लस M2 LCM लोगे तो वही आएगा ना। वन माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 में M1 प्लस M2 LCM लो। हाँ सर। हाँ सर वही आएगा। हो गया, आगे बढ़े। बोलो। आगे बढ़े। हाँ सर।
कोलिजन। कोलिजन में क्या होता है कि दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से टकराते हैं, जिसके कारण दोनों की वेलोसिटी चेंज होती है। यही कहानी है ना? सो the phenomena of distribution of momentum due to action of impulsive forces between two bodies during impact is called collision। जैसे दो ऑब्जेक्ट मान लो, एक दूसरे से टकराते हैं मतलब ये मान लो दो ऑब्जेक्ट है, जस्ट समझने के लिए। ये ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, लेट्स से u1 स्पीड से, और ये ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, लेट्स से u2 स्पीड से। अब क्या होगा, दोनों एक दूसरे से टकराएंगे, तो जब दोनों एक दूसरे से टकराएंगे तो जितनी देर एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेंगे, दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएगा, है ना? M1 M2 पर फोर्स लगाया इधर, और M2 M1 पर फोर्स लगाया इधर। यही कहानी होगी। तो इस प्रोसेस में दोनों का शेप साइज डिफॉर्म होगा। इस प्रोसेस में दोनों का जब तक कांटेक्ट में है, दोनों का शेप साइज डिफॉर्म होगा। हाँ सर। तो दोनों का शेप साइज डिफॉर्म होगा, और यही शेप साइज फिर रीगेन कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। यही कहानी होगी, हाँ सर। है ना? तो दोनों का शेप साइज डिफॉर्म हुआ, और डिफॉर्म होने के बाद फिर दोनों आपस में एक दूसरे से सेपरेट हो गए। इसके बाद फिर दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो गए। देखो, तो जब तक एक दूसरे के कांटेक्ट में रहा, तो ये जो पहला वाला डायग्राम है आपका, ये कहानी है बिफोर इम्पैक्ट की।
ये जो दूसरा वाला डायग्राम है आपका, ये कहानी है ड्यूरिंग इम्पैक्ट का, और ये जो कहानी है ये है आफ्टर इम्पैक्ट का। तो जब दोनों एक दूसरे से टकराया तो दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाया, तो ये जो कॉमन सरफेस है यहाँ पर दोनों का शेप साइज चेंज किया। ये शेप साइज अगर रिगेन कर लेगा तो सेपरेट हो जाएगा, रिगेन नहीं करेगा तो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में ही रहेगा। यही कहानी होगी ना। समझ आया कुछ? यस सर। तो इस पूरे प्रोसेस में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर थोड़े टाइम के लिए, जितने टाइम तक कांटेक्ट में था उतने टाइम के लिए एक दूसरे पर फोर्स लगाता है। तो फोर्स जब थोड़े टाइम के लिए लगे तो उसको इम्पल्स कहते हैं। मतलब दोनों एक दूसरे हाँ पर सर। इम्पल्स लगाता है। उस इम्पल्स की वजह से क्या होगा, दोनों में चेंज इन मोमेंटम होगा। इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। यस सर। इस फेनोमेना को हम लोग कोलिजन कहते हैं। अब कोलिजन के बाद दोनों ऑब्जेक्ट कितना सेपरेट होगा, कितना सेपरेट नहीं होगा, ये डिपेंड करता है कि दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाया है वो कैसा है ना। तो दोनों का एक दूसरे के साथ क्या होगा ये पता चलेगा कि इस इम्पैक्ट का कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना है। तो एक नया टर्म डिफाइन करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को हम लोग डिफाइन करते हैं कि इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन और इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन का रेशियो। इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन डिवाइडेड बाय इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। रिफॉर्मेशन का मतलब है जिस फोर्स से अपना शेप साइज गेन करता है, जिस इम्पल्स से। तो टेक्निकली ये होगा इंटीग्रल ऑफ रेस्टोरिंग फोर्स dt, और ये डिफॉर्मेशन होगा इंटीग्रल ऑफ डिफॉर्मेशन वाला फोर्स dt। तो इम्पल्स से चेंज इन मोमेंटम, मास वास सब कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का मतलब है इस पर्टिकुलर डायग्राम में v2 माइनस v1, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का मतलब हो गया u1 माइनस u2। अप्रोच मतलब कोलिजन से पहले पहला वाला दूसरे को किस रिलेटिव स्पीड से अप्रोच कर रहा था, तो u1 माइनस u2। सेपरेट किससे हुआ, तो v2 माइनस v1। तो ये जो रेशियो है, इस रेशियो को हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कहते हैं। ये है जनरल फॉर्मूला, और ये है इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल का फॉर्मूला जो हमने ऊपर लिखा है। तो थोड़ा सा पहले इतना कॉपी कर लो फिर आगे लिखेंगे।
इतना पहले कॉपी कर लो।
लिख लिया सबने? लिख लिया? चलो, 3 बातें होती है। फर्स्ट, अगर E की वैल्यू 0 है तो E 0 होने का मतलब क्या हुआ कि V2 इक्वल टू V2 equals to V1. that is both object will stick together after impact। यही मतलब होगा। है ना? इसको बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। क्लियर है? अगर E की वैल्यू 1 है तो इस केस में इसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन का मतलब है कि ऑब्जेक्ट डिफॉर्म नहीं हुआ, अपना शेप साइज रिगेन कर लिया। है ना? और अगर E की वैल्यू 0 और 1 के बीच कुछ भी है तो इसको बोलते हैं इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक है? तो कोलिजन 3 टाइप के हुए, परफेक्टली इनइलास्टिक, इनइलास्टिक और इलास्टिक कोलिजन। समझ आया? तो एक और बार फिर से समझाओ प्लीज। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट सेपरेट नहीं होता है। मतलब ऑब्जेक्ट जब एक दूसरे से टकराया तो उसका शेप जो चेंज हो गया वो दोबारा रीगेन नहीं करता है। और दोनों, अगर E की वैल्यू 1 है मतलब जिस स्पीड से जिस रिलेटिव स्पीड से एक दूसरे को टकराया था उसी रिलेटिव स्पीड से एक दूसरे से अलग हो गया, मतलब शेप साइज में नो चेंज हुआ, उसको बोलेंगे इलास्टिक कोलिजन। तो इलास्टिक कोलिजन में ऐसे समझो, नो डिफॉर्मेशन, इन shape size of colliding object। इसमें इलास्टिक कोलिजन में तो कोई डिफॉर्मेशन नहीं होगा, मतलब एनर्जी पर बाद में आएंगे, एनर्जी कंजर्व रहेगा। इसमें दोनों अगर साथ साथ स्टिक टुगेदर हो गए, मतलब ऐसे समझो किसी गीली मिट्टी को या च्युइंगम को किसी दीवार पर फेंको तो जाके चिपक जाता है ना? तो हाँ उसके सर। शेप में जो डिफॉर्मेशन हुआ दोबारा रीगेन नहीं कर पाया, है ना?
तो इसमें डिफॉर्मेशन इन शेप साइज होता है कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट का, और डिफॉर्मेशन मैक्सिमम होता है। और इसमें इन बिटवीन थोड़ा बहुत, जैसे प्लास्टिक के बॉल को जमीन पर फेंको, अगर नहीं फूटा तो उसी हाइट तक बाउंस बैक करेगा, अगर फूट गया तो थोड़ा कम ऊपर आएगा, है ना। तो इसमें पार्शियल डिफॉर्मेशन होता है। क्लियर है? सर पार्शियल डिफॉर्मेशन मतलब? बिल्कुल। एक बॉल को मान लो नीचे फेंका, तो जमीन हाँ पर सर। गया, टूट गया और चिपक गया वहीं पर, तो ये हो गया कंप्लीट डिफॉर्मेशन। हाँ सर। फेंका और थोड़ा सा फूट के बाउंस बैक किया, बट उतना ऊपर नहीं आया, तो पार्शियल डिफॉर्मेशन। अच्छा और अच्छा। थोड़ा भी डिफॉर्मेशन नहीं हुआ तो जिस साइड से ड्रॉप किए हो वहां पर वापस आ जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है समझा। ओके सर। तो ये 3 टाइप के तुम्हारे कोलिजन हो गए। क्लियर है? बट कोलिजन हम लोग अलग से एक एक करके देखेंगे। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात समझ आई? इसको जल्दी से कॉपी कर लो, फिर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से केवल समझने की कोशिश करते हैं, उससे रिलेटेड सम करने की कोशिश करते हैं। जल्दी।
लिख लिया सबने? हो गया सबका? ओ भाई साहब, चलो एक ये क्वेश्चन सॉल्व करो। जल्दी से, एकदम इजी क्वेश्चन है।
आया आंसर? बोलो, आया कुछ? बट देखो इधर, ये जब यहाँ पर इससे टकरा रहा होगा उस समय इसके पास वेलोसिटी √2gh रहेगा, हाँ या ना? हाँ सर। रहेगा। तो टकरा के जब वापस लौटेगा उस समय इसकी वेलोसिटी मान लो v है। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E का मतलब है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ऐसा है? यस सर। तो ये ग्राउंड तो रेस्ट पर है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन भी v हो गया और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच √2gh हो गया। यस सर। तो v की वैल्यू हो गई E इंटू √2gh। यस सर। तो इसके बाद फर्दर कितना ऊपर जाएगा? तो v² अपॉन 2g, दैट इज E² इंटू 2gh अपॉन 2g, दैट इज E²h। आंसर क्या था इसमें? आया समझ में कुछ? बोलो। हाँ सर, आ गया समझ में। चलो एक और सिमिलर सा क्वेश्चन करो। डायग्राम की जरूरत नहीं है, बट फिर भी तुम्हें समझ आ जाए इसके लिए इसका रिस्पेक्टिव डायग्राम भी दे दिया। सॉल्व करो इसको।
बोलो आया आंसर? बोलो। उफ, कुछ तुम लोग नहीं बोलते हो। देखो इधर, ध्यान से देखिएगा सब। फर्स्ट कोलिजन के बाद ये वाली वेलोसिटी जस्ट फर्स्ट कोलिजन से पहले √2gh थी, हाँ या ना? हाँ सर। तो कोलिजन के बाद जो इसको वापस मिलेगी ये e टाइम्स √2gh होगा, होगा? बोलो। यस सर, यस सर। अच्छा, फिर ये e टाइम √2gh से स्ट्राइक करेगा इधर, और अब जो इसको वापस मिलेगा वो इसका e टाइम्स दैट इज e² √2gh मिलेगा। यही कहानी चलती जाएगी, है ना? इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोलिजन के बाद यही कहानी चलती जाएगी ना। समझ रहा है कुछ? तो यहां से यहां आने में टाइम लगा ΔT1, यहां से यहां में लगा ΔT2, यहां से यहां में लगा ΔT3। तो इस सारे टाइम को ऐड कर देंगे इनफाइनाइट टर्म के साथ, तो वही हमारा आंसर होगा। हाँ सर। हाँ सर। तो टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/g होता है, यस सर। होता है। तो पहले वाले में यहाँ ऊपर से नीचे आने में ये तो टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा लगेगा ना। समझ रहे हो कुछ? यस सर। तो ये तो u/g हो जाएगा। इसके बाद की कहानी 2u/g दैट इज 2e√2gh/g। इसके बाद 2e² √2gh/g। यही कहानी चलता रहेगा। बोलो। हाँ सर। पता नहीं तुम लोग कितना समझता है कितना नहीं, मुझे तो डाउट होता है। √2h/g कॉमन ले लिया तो ये हो गया 1 + 2e + 2e² + ... इनफाइनाइट टर्म तक होगा ऐसा। हाँ सर, वो जीपी बन गया। तो ये हो गया √2h/g, इसको अंदर ले जाओगे तब इधर 1 + 2e कॉमन ले लो तो 1 + e + e², ऐसा होगा इनफाइनाइट टर्म तक। So √2h/g
ये हो गया 1 + 2e और ये इनफाइनाइट टर्म का सम a/1 - r ऐसा होगा। यस सर। तो ये हो गया √2h/g और एलसीएम ले लोगे तो ऊपर बच जाएगा 1 + e/1 - e। ये आपका फर्स्ट का आंसर हुआ। ए का आंसर समझ आया? रिबाउंडिंग स्टॉप होने में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिबाउंडिंग्स लगेंगे, तो हर रिबाउंडिंग का जो टाइम है उसको ऐड करते जाएंगे इनफाइनाइट टर्म तक। तो ये हो गया ए का आंसर। क्लियर है? बी और सी पार्ट जल्दी करो 2 सेकंड के अंदर। बी पार्ट और सी पार्ट खुद से करो, मैं नहीं बताऊंगा। बोलो आया? बी में क्या पूछा है? टोटल चेंज इन मोमेंटम पूछा है ना।
तो फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम होता है। तो हाँ सर। टोटल चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डेल्टा टी। यस सर। इस पूरे प्रोसेस में फोर्स क्या लग रहा है, mg, यस सर। और डेल्टा टी हमने ऊपर कैलकुलेट किया है √2h/g 1 + e/1 - e। So m √2gh into 1 + e/1 - e। ये सेकेंड का आंसर हो गया। थर्ड में क्या है, फाइंड द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन द फ्लोर यूजिंग रिजल्ट ऑफ ए एंड बी। तो mg आंसर होगा। फोर्स क्या होगा, डेल्टा p/डेल्टा t। तो वहां से दिखाई बी और सी से, mg आंसर। चमका कुछ? बोलो। तुम्हें लग रहा होगा कि बी पार्ट में mg लेके सॉल्व कर ली, तो चलो बी पार्ट को mg लेके नहीं भी सॉल्व करें तो भी होगा। चलो ऐसे सोचते हैं, तुमको लग रहा होगा कि दोनों सर एक ही जैसा कर दिए, तो चलो एक जैसा नहीं करते हैं। टोटल चेंज इन मोमेंटम बोला है, देखना फिर भी वही आंसर आएगा। तो टोटल चेंज इन मोमेंटम ये क्या होगा, पहले कोलिजन में चेंज इन मोमेंटम प्लस दूसरे कोलिजन में चेंज इन मोमेंटम प्लस तीसरे कोलिजन में चेंज इन मोमेंटम, इसी का सम होता जाएगा। तो पहले कोलिजन में नीचे की ओर √2gh था और फाइनली कोलाइड होके ऊपर बचा, ऊपर की ओर √2gh। तो इसमें चेंज कितना हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल। तो पहले वाले में चेंज दिख रहा है √2gh इंटू e-1 ऊपर की ओर। बोलो। इसी तरह दूसरे वाले में क्या हो जाएगा, e टाइम्स √2gh e-1। इसी तरह तीसरे वाले में क्या हो जाएगा, फिर e से मल्टीप्लाई होगा, e² √2gh e-1। ये कहानी चलती रहेगी। और डायरेक्शन किधर होगा इसका, नीचे की ओर, सबका -j में, सॉरी +j में। फाइनल माइनस इनिशियल लिया है ना, +j में। तो √2gh इंटू e-1 कॉमन ले लो। तो कॉमन ले लिया तो 1 + e + e², so on so forth, इनफाइनाइट टर्म j कैप ऐसा। तो √2gh, अरे सॉरी, मास इंटू वेलोसिटी होता है ना, सब में एक मास का टर्म आएगा। तो m इंटू √2gh इंटू e-1, 1/1 + e 1 - e, ऐसा होगा। किधर, j कैप में। अब यहाँ पर e-1 है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं -m √2gh इंटू 1 - e एक मिनट, माइनस नहीं होगा, इनिशियल मोमेंटम -√2gh, फाइनल मोमेंटम +e
अंडर रूट 2gh, तो ये सब 1 प्लस ई होगा, 1 माइनस ई नहीं होगा, चेंज में प्लस होगा ना। इनिशियल किधर है, रूट 2gh माइनस जे में, और फाइनल किधर है, ई रूट 2gh प्लस जे में, तो चेंज फाइनल माइनस इनिशियल, तो प्लस जे कैप में ऐसा होगा ना। तो यहाँ पर ई प्लस 1 कॉमन होगा, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम फाइनली, देखो यही आंसर पहले भी मैंने बोला था, m अंडर रूट 2gh 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई। मैंने कहा था कि ये जो टाइम आया है इसको mg से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो सेम आंसर आया। और सी पार्ट में बोला है कि ए और बी को मिला के फोर्स बताओ, तो फोर्स इज रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन, तो बी और ए को डिवाइड कर दो तो उससे भी mg ही आएगा, वही आंसर। कॉपी कर लो इसको, फर्स्ट पार्ट तो कर चुके हो, बी और सी कर लो। सर बी को आपने वो जो पुराने वे से किया था वो भी एक बार लिख दो ना वापस। क्या वापस लिखूं, टोटल फोर्स mg लग रहा है, एक ही फोर्स है, तो फोर्स इनटू टाइम चेंज इन मोमेंटम, तो mg इंटू डेल्टा टी, वही आंसर आएगा। बट सी पार्ट में बोला है ए और बी को मिला के आप प्रूव करो, आप बताओ कि फोर्स कितना है, तो उससे करे तो फोर्स mg है, पता चल गया। इसको कॉपी सर वो जो करके, पुराने वाले मेथड में तो हमने डायरेक्टली डेल्टा पी इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी टी कर दिया था, और उसमें हम लोग ने एफ को mg पुट किया तो डायरेक्टली आंसर आ गया था ना वैसे। हाँ, तो उसमें पहले से पता है कि फोर्स mg है, फिर सी पार्ट ऑफ क्वेश्चन पढ़ा तो कहता है कि ए और बी के आंसर को यूज करके बताओ फोर्स कितना है, तो इसीलिए मेथड चेंज किया, तो ए और बी के आंसर को यूज करके बताया तो भी फोर्स mg है, ठीक है। यस सर। और सर ये सी ई प्लस 1 क्यों यूज किया हम लोग ने हर एक अरे डेल्टा? इनिशियल मोमेंटम किधर है, नीचे की ओर, फाइनल किधर है, ऊपर की ओर, तो चेंज कितना हुआ, दोनों का सम। यस सर। इनिशियल नीचे की ओर रूट 2gh है, और टकराने के बाद ऊपर की ओर e टाइम्स रूट 2gh है, तो चेंज कितना हुआ, e टाइम्स रूट 2gh प्लस रूट 2gh। यस सर। चलो इसको कॉपी कर लो, जिसका जिसका कॉपी हो जाए लीव कर सकते हो।